गुड मॉर्निंग ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोल पाथ पे स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं, आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। तो आप सभी को आंसर करना है। आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है फिक्सेशन के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड जो बिहार का ये एग्ज़ाम्स जो चयन परीक्षा है जल्दी ही देखने को मिलेंगे। साल के एंड तक ये दोनों एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से होनी चाहिए। और साथ में आप लोग कोर्स वीडियोस भी देखें। कोर्स वीडियोस सारे प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, बिना उनको देखे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अभी बिहार टेट का जब टेट का पेपर हो रहा था तो बहुत सारे लोग मांग रहे थे ये टॉपिक नहीं, वो टॉपिक नहीं है मैम, ये टॉपिक दीजिए, वो टॉपिक दीजिए, सेपरेटली आकर अकाउंट पे मांग रहे थे, जबकि वो टॉपिक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। तो मतलब उन्होंने देखा ही नहीं, कोर्स वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक नहीं की। प्लेलिस्ट पे जाइए, उनको देखिए, वहाँ से अपने नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस का फ़ायदा निकलेगा। तो बिना कोर्स वीडियोज़ यानी कि बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, बिना उसके डेप्थ में जाए आप आंसर करेंगे तो एक आंसर करेंगे, दूसरे में कन्फ्यूजन होगी, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो जो आपके कोर्स है, पहले कोर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो जाइए, चेकआउट कीजिए सारी प्लेलिस्ट और फिर जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं। आप हमें पोल पाथ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने पोल पाथ के नाम से बना रखा है। @ नहीं लगाना है, ओनली पोल पाथ जो है करके सर्च करना है। प्लस आप टेलीग्राम में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उससे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? यदि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के बैठकों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को अनुरोध करना हो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है, तो उसको क्या करना होगा? तो देख लेते हैं सारे ऑप्शन। केवल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति यानी कि अनुमति लेनी पड़ेगी, या फिर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श तथा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, या तीसरा है कि केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है, ना तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और ना ही संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श तथा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। दोनों को, जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आप यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए अनुरोध करना चाह रहे हैं, उसके जो है मुख्य न्यायमूर्ति उस उच्च न्यायालय के, और प्लस जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, इन दोनों ही आवश्यक है। और करेगा कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य जो न्यायमूर्ति होता है वो इन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पे, प्लस उस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श पर। तो तीन चीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, जो मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा और इन दोनों की इससे जो है परामर्श करेगा, इससे अनुमति लेगा। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये किसके अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 127 के अंतर्गत ये जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति पर किसी न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जो ये सर्वोच्च न्यायालय है उसमें उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। तो ये सारी बातें हो गई। चलिए देखेंगे। कॉन्सेप्ट जो है समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप ओरली ही थोड़ा थोड़ा सा समझते जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार या उससे अपवर्जन कर सकता है? तो कौन करता है? संसद विधि द्वारा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है वहाँ का विधानमंडल। तो कौन करता है ये? तो ये करता है जो संसद करती है विधि द्वारा, किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार भी कर सकेगी और उसका अपवर्जन भी कर सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, संसद विधि द्वारा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है?
पहला है संसद विधि द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकती है। दूसरा है यदि कोई राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य हेतु नियुक्त होता है तो वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहते हुए करेगा। तो ये कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है। ऑप्शन ले लेते हैं चारों। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ पहला सिर्फ दूसरा, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो सही आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। क्यों? क्योंकि जो संसद विधि द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, शासक होता है एक प्रकार से। केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं तो वो राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया पहला। और दूसरा भी, यदि कोई राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य हेतु नियुक्त होता है तो वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहते हुए करेगा। तो यहाँ पर भी वही संघ क्षेत्र आ रहा है। संघ क्षेत्र में क्या है, राज्यपाल नहीं होगा बल्कि उपराज्यपाल नियुक्त होगा। तो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर इस प्रकार से गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल की बात की जा रही, उपराज्यपाल की नहीं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है आपका? पहला है न्यायालयों को पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की विधि मान्यता के परीक्षण की अधिकारिता नहीं है। किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया गया हो। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताना है। छोटा कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? संथानम समिति पंचायती राज वित्तीय संसाधन, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं, या फिर जीवी के राव समिति खंड स्तर पर आयोजना, और दंतवाला समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी ओनली सही हो जाएगा आपका। बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित है और इसका गठन कब किया गया था? 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है और पंचायती राज की स्थापना का सुझाव इसने जो है दिया था। कब? 1956, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और अगर हम संथानम समिति की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये जो है भ्रष्टाचार निरोधक समिति है और इसी की सिफारिश पे सीवीसी की स्थापना हुई थी। तो इसको हम लिख लेते हैं भ्रष्टाचार निरोधक, शॉर्ट में लिखेंगे। और संबंधित किससे है? इसकी सिफारिश पे किसकी स्थापना हुई थी? सीवीसी की स्थापना होती है, जिसका कार्य होता है कि सतर्कता के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और उसका मार्गदर्शन करना। ये जो है सीवीसी का ये काम होता है और इसकी जो है संथानम समिति की सलाह पर इसकी स्थापना होती है। जबकि जीवी के राव समिति की बात देखें तो अगर हम जीवी के राव की देखते हैं तो ये किससे संबंधित थी? ये ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के से संबंधित थी। तो ये क्या है, यहाँ लिख लेते हैं कि ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन और ग्रामीण विकास से संबंधित थी ये। ठीक है। और इसका कब किया जाता है? ये 1985 में जो है इसका गठन किया जाता है। जबकि संथानम समिति की बात करें तो ये 1964 में आती है। 1964 में जो है इसका गठन किया जाता है। और देखते हैं ये दंतवाला समिति, तो दंतवाला समिति किससे संबंधित है? तो ये भी संबंधित है ब्लॉक योजना के लिए। ब्लॉक योजना में
संस्था का जो वैचारिक ढांचे का सुझाव देने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। गठन कब किया गया था 1977 में किया गया था। और ये अपनी रिपोर्ट जो है कब दे देती है 1978 में जो है ये अपनी रिपोर्ट दे देती है। तो दंतवाला जो है ये संबंधित है योजना ब्लॉक। तो ये यहाँ पर सिर्फ बी वाली राइट है, बाकी सभी जो है गलत हैं और सही आंसर इसके यहाँ पर हमने दे दिए हैं, बता दिए हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 9 के अंतर्गत गठित किसी राज्य का वित्त आयोग निम्नलिखित में से किन विषयों पर राज्यपाल को सिफारिश करता है? तो किस पर करता है? राज्य और पंचायतों के बीच राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों को निम्न प्राप्तियों का वितरण, इस पर करता है। और या फिर ऐसे करों का अवधारण जो पंचायतों को समनुदिष्ट किए जाएंगे और उनके द्वारा विनियोजित किए जाएंगे। या 3 राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान। तो यहाँ पर जो है नीचे कूट देख का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा कूट जो है राइट है, कितने सेंटेंस सही हैं और कितने गलत। तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही सेंटेंस सही हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों ही उत्तर सही है। जो वित्त आयोग है तो निम्नलिखित में से किन विषयों पर राज्यपाल को सिफारिश करता है? तो ये तीनों विषय हैं जो दिए गए हैं, इन पर सिफारिश करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फिर आपको जो है इसमें कूट, पहले सेंटेंस देख लेते हैं बाद में कूट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 243D के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हैं। और दूसरा है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों या जैसा कि मामला हो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। तीसरा है प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के पद की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। ऑप्शन है आपके सामने पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। इसको समझते हैं। जो अनुच्छेद 243 के डी के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हैं। तो ये गलत है क्योंकि स्त्रियों के लिए 1/3 है। स्त्रियों के लिए 1/3 है, ना कि पूरी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। ये इनकी जो है आरक्षण कैसा होगा, इनका रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। जितना अनुपात इनका जनसंख्या में है उसी अनुपात में जितनी सीट उस पंचायत में है तो उसी अकॉर्डिंग जो है वहाँ उस मतलब एरिया में जितनी पंचायतों की सीट हैं और जितना इनका रेशियो है उसी अकॉर्डिंग जो है इनको आरक्षण मिलता है। यदि सभी की बात करें, अनुसूचित जाति और जनजाति सभी की बात करें, और जितना इनका आरक्षण मिलेगा उसमें जो है 1/3 स्त्रियों को मिलेगा। जो इनका अनुसूचित जाति और जनजाति का क्या रहेगा, आरक्षण रहेगा, उसमें 1/3 स्त्रियों का स्थान जो है आरक्षित रहेंगे। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों या जैसा कि मामला हो अनुसूचित जनजातियों के संबंध में स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। तो ये राइट है, ये राइट है, हमने पहले बता दिया यहाँ पर। और तीसरा क्या है, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या कम से कम 1/3 पदों के लिए स्त्रियों के लिए आरक्षित है। तो अध्यक्ष हो और चाहे किसी भी लेवल पे हो, तीनों लेवल पे जाकर के कोई भी पद हो, सभी पदों में सभी लेवल पे स्त्रियों के लिए 1/3 जो है इनका 1/3 इनका आरक्षण है स्त्रियों का। तो यहाँ पर हमारा दूसरा और तीसरा सही हो रहा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 यानी कि आयोग और समिति से संबंधित है, सूची 2 विषय से सुमेलित करना है और कोड का प्रयोग करना है। सूची क्या कह रही है, राज्य मंडार समिति, सरकारिया आयोग, काका का लेकर आयोग, और पहला है पिछड़ा वर्ग, राज्यों का भ्रष्ट क्या है भाषावार विभाजन, और प्रशासनिक सुधार आयोग, केंद्र राज्य संबंध। तो इसको सुमेलित करना है। यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, 3, 4, 1 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
वैसे राजमन्नार समिति जब आती है और सरकारी आयोग नहीं होता है, ऑप्शन जब केंद्र राज्य संबंध होता है तो हम ऑप्शन केंद्र राज्य संबंध पर टिक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर सरकारी आयोग है जो कि 1883 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और ख़ास इसमें केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बहुत डीपली बात की गई थी और बहुत ज़्यादा इसके सुझाव दिए गए थे और उसमें से ज़्यादातर जो है सरकार ने माने थे। तो ये जो है सरकारी आयोग जो है ये खास तौर पे केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। लेकिन राजमन्नार समिति जो है ये भी केंद्र राज्य संबंध से भी संबंधित है और इसको प्रशासनिक सुधार आयोग की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या था कि जो केंद्र राज्य के बीच संबंध के साथ साथ क्या थे, जो प्रशासन में बहुत सारी त्रुटियां थीं तो उनको लेकर के इसने बहुत सारी सिफारिशें दी थी कि कैसे कैसे प्रशासन को जो है सुधारा जा सकता है, केंद्र राज्य के बीच में जो प्रशासनिक गतिरोध हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब दो ऑप्शन है और तो हमें ये टिक करना है, ये भी टिक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी आयोग है तो परफेक्ट ये होगा और ये आ जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग में आ जाएगा। काका का लेकर किससे संबंधित है, तो ये पिछड़े वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका 3, 4, 1 हो जाएगा। और याद रहे कि काका कालेकर है ये क्या है, फर्स्ट आयोग था किस पर, जो बैकवर्ड कास्ट पर जो है आयोग गठित किया गया था, तो ये फर्स्ट था। और इसने जो है जाति पर ज़्यादा है जोर दे करके चीज़ों को बताया था, सिफारिशें की थी। तो इसकी सिफारिशें सारी कैसी थी, जाति आधारित थी। तो ये भी है, ये फर्स्ट आयोग था पिछड़े वर्ग से संबंधित। और ये 53 में जो है 1953 में इस्टेब्लिश की जाती है और 55 में ये अपनी रिपोर्ट दे देती है, जबकि राजमन्नार है ये 1970 में गठित की जाती है और केंद्र राज्य के बीच जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए, और तमिलनाडु सरकार जो है इसको गठित करती है। और सरकारी आयोग 1883 में गठित किया जाता है। कब किया जाता है, 1883 में ये गठित किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर भी वही सूचियाँ हैं और आपको सुमेलित करना है और साथ में जो है कोट का भी प्रयोग करना है। तो पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम और व्यापक विषय दोनों को मेल करना है। 52 संशोधन अधिनियम, 57 संशोधन अधिनियम, 61 संशोधन अधिनियम और 65 संशोधन अधिनियम, ये सारे हैं और नीचे कोड दिए गए हैं, इनको आपको जो है मैच करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट। जो 52 संशोधन है ये दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है और आता कब है, ये 1985 में आता है। तो यहाँ हम 4 करेंगे, ठीक है। और 57 संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये जो है किससे संबंधित है, लोकसभा में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, इससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम 3 करेंगे। जो 61 संशोधन अधिनियम है ये किससे संबंधित है, मतदान में आयु की कमी 21 से 18 की गई थी, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे। और जो 65 संशोधन अधिनियम है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयोग से संबंधित है। पहले जो है जब ये अमेंडमेंट किया गया था 65 अमेंडमेंट, तो इसमें सिर्फ एक जो है अधिकारी का किया गया था, प्रावधान किया गया था। एक अधिकारी इसमें रहेगा और वो जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देगा। लेकिन फिर इसमें आगे चल के जो है संशोधन किया जाता है और संशोधन करके ये होता है कि यहाँ पर एक आयोग जो है, आयोग का गठन किया जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राष्ट्रपति अपनी मुहर से नियुक्त करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये 1 हो जाएगा और 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन के लिए उपेक्षित नहीं है।
7वीं अनुसूची की कोई सूची या अनुच्छेद 368 का उपबंध या सरकार या संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबद्ध अनुच्छेद 73 या राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबद्ध अनुच्छेद 161। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबद्ध अनुच्छेद जो 161 है, इसमें जो है राज्यों के आधे विधानमंडलों का अनुसमर्थन नहीं चाहिए होता है। बाकी के जिसमें जो है ये राज्यों के कुछ में क्या होता है, विशेष बहुमत और प्लस राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होता है। कितने? कम से कम आधे राज्य हो, यानी कि साधारण बहुमत हो। विधानमंडलों के कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों के द्वारा पारित होना चाहिए, यानी कि अनुसमर्थन उस विधेयक को मिलना चाहिए। तो ऐसे देखो कौन कौन से हैं। एक है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इसमें ये खास विशेष जो है बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, इसमें भी राज्यों कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की अनुसमर्थन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और संघ, और फिर चौथा है संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, यदि अगर 7वीं अनुसूची की बात आ जाए तो वहाँ पर। ठीक है। और क्या है? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व इस पे आ जाए तब भी राज्यों के आधे विधानमंडलों की सहमति चाहिए। और क्या है? अनुच्छेद 368 का उपबंध। इतने जो है जो विधेयक होंगे इनसे संबंधित, उनमें सब में जो है जो विशेष बहुमत चाहिए तो चाहिए। और राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने से पहले क्या होगा कि विधानमंडलों का अनुसमर्थन लेना है। कितने? कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का समर्थन जो है चाहिए होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यही नहीं चाहिए, बाकी जो है सभी ठीक है। और जो और एक्स्ट्रा है वो मैंने आपको बता दिए, उनको ध्यान रखिए। कभी ये आज पूछे गए, कभी और पूछा, कुछ कोई और क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक संविधान संशोधन अधिनियम में महानगरीय आयोजन समिति गठित करने का प्रावधान है, तो कौन सा है? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 73rd अमेंडमेंट या 74th अमेंडमेंट। तो ये जो है महानगरीय आयोजना समिति का 74th संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया है। तो इसमें जो है नगरीय आ जाते हैं, महानगरीय। नगरीय ये नगर से संबंधित है 74, जबकि 73rd जो है ये गांवों से, गांव ग्राम पंचायत इनसे संबंधित है, ग्राम पंचायत इनसे संबंधित है। ठीक है। 44 जो है इसके द्वारा संविधान को जो 6 लेख को निरस्त करके और संविधान में जो लोकतांत्रिक चीज़ें थी उनको फिर से रीस्टोर करने की कोशिश की गई थी जब जनता दल आया था, केंद्र में सरकार बनाई थी जनता दल ने। और 42nd संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे चेंजेज होते हैं, इसे लघु संविधान बोला जाता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी के दौरान ये संशोधन बहुत सारे हुए थे 42nd के दौरान। और इसी 42nd में जो हुए संशोधन है तो उसमें 44th में आकर के उनको चेंज किए जाते हैं जनता दल के द्वारा। और 73rd ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत नवी कहाँ है? नवी अनुसूची। ठीक है। नवी संविधान के 9वें भाग में। और अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं? 29। तो 9वें भाग में 11वीं अनुसूची रखी गई और 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट रखे गए। जबकि अगर हम नगरीय इसकी बात करें, योजनाओं की बात करें, तो इसमें जो है 18 सब्जेक्ट रखे गए हैं। भाग क्या है इसका? 9A या 9 जो भी कहें आप, 9 को जोड़ा गया है। ठीक है। इसमें 9 को जोड़ा करके और इसमें 12वीं अनुसूची को रखा गया है, उसमें 18 सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो 12वीं अनुसूची और 18 सब्जेक्ट इससे संबंधित हैं, ये भी आप देखेंगे। और अनुच्छेद 243 में क्या बोला गया कि जिला योजना और महानगर योजना के लिए समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 243। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अधिनियम में महानगरीय आयोजना समिति गठित करने का प्रावधान है, तो 74th संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
आज के क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हैं और जो पीजीटी वाले हैं चयन परीक्षा में जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन उनको देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल हैं और ये पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित भारत के संविधान भाग 14A, ठीक है, 14A निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो प्रशासनिक अधिकरण, किसी कर के प्रवर्तन का नया न्याय निर्णयन या विचारण, या फिर नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा का न्याय निर्णयन या विचारण, या औद्योगिक और श्रम विवाद की न्याय निर्णयन या विचारण। नीचे आपको कोड दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके आपको जो है ये लिखना है। यहाँ पर आपका जो है चारों ही सेंटेंस सही है तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, चारों ही सेंटेंस सही हैं। संविधान में जो भाग कौन सा 14A या फिर 14 का निम्नलिखित संबंधित है, तो इन सभी से संबंधित है, इन सभी का उपबंध किया गया है 14 का में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 का विषय क्या है? सूचना का अधिकार है, मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन है, शिक्षा का अधिकार है, सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का उन्मूलन है। तो 90 जो फर्स्ट संविधान संशोधन होता है ये मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन की बात करता है। इसमें दो तरह की बातें की जाती हैं। पहले तो दल बदल जो विरोधी कानून होता है उसको थोड़ा सा और कठोर किया जाता है और कहा जाता है कि किसी प्रकार का भी दल बदल मान्य नहीं होगा। हाँ, यदि 2/3 किसी दल के जो है 2/3 सदस्य और जो है किसी दल में चले जाते हैं तो ये दल का विलय माना जाएगा। तो 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्य यदि जाते हैं तब उस दल का अगले दल में विलय माना जाएगा। इससे कम पे कोई बात नहीं होगी, उसे दल विरोध माना जाएगा, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत उसको लिया जाएगा। और सेकंड जो है प्रावधान क्या किया गया था इसी के अंतर्गत कि जो मंत्रिपरिषद होगी तो मंत्रिपरिषद कितनी कुल सदन के कुल सदस्य संख्या से 15% से एक्सीड नहीं करेगी, यानी 15% से ज़्यादा नहीं होगी सदन के कुल सदस्य संख्या से। तो ये लोकसभा में भी फॉलो की जाएगी और विधानसभा में भी फॉलो की जाएगी। यही क्राइटेरिया दोनों जगह है 15% का। तो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, सॉरी राज्यसभा नहीं, राज्यों के विधानमंडलों में और यहाँ पर इधर जो लोकसभा है दोनों में ही फॉलो किया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी एक अनुसूची में एक मत के रूप में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते समाविष्ट हैं? तो किसमें है? 5वीं अनुसूची, 7वीं, 9वीं या फिर 10वीं, किसमें है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट होगा। जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संघ सूची है, संघ सूची में संसद सदस्यों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इन सब के जो है वेतन भत्तों को समाविष्ट किया गया है। तो ये जो है 7वीं अनुसूची यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और चलिए 5वीं अनुसूची से बात करते हैं। तो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची में वर्तमान में सबसे पहले देख लीजिए राज्य कितने हैं। तो 10 राज्य आते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना ये सब जो है क्या आ जाते हैं? 5वीं अनुसूची में आ जाते हैं। और इसमें वो राज्य नहीं आएंगे जो कि 6ठी अनुसूची में रखे गए हैं। तो 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य रखे गए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य रखे गए हैं। तो इसमें रखे गए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इसमें रखे गए हैं। और ये राज्य जो है 5वीं अनुसूची में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जो है रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो यानी कि ये 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों दोनों के, अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से, नियंत्रण से संबंधित है। तो ये हो जाएगा। और इसमें कौन से राज्य नहीं आएंगे जो कि 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं? कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
छठी में सिर्फ 4 रखे गए हैं, सिर्फ 4 रखे गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी इसमें जो है 10 हैं। तो ये हो गया। 9वीं अनुसूची आपको पता ही है किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दर बदल से संबंधित है। और 11वीं किससे संबंधित है, ये पंचायत से संबंधित है। 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग द्वारा, चुनाव द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें कि कैसे हटाया जाएगा, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और हटाए जाने का यही एक तरीका है। और बाकी ये अगर त्यागपत्र दे दे या फिर किसी और वजह से स्थान रिक्त हो जाए, अलग बात है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबद्ध है? तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से कौन सा संबद्ध है? तो तीसरी है, चौथी है, 5वीं है या छठी है? तो ये चौथी है। तो चौथी में ही जो है राज्यसभा में जो राज्यों को सीटें दी गई हैं वो इससे संबंधित है। और तीसरी की बात करें तो तीसरी में क्या दिया गया है? तीसरी में जो है शपथ दिया गया है, शपथ दिया गया है, शपथ के बारे में दिया गया है। 5वीं की अभी हमने बात की, ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रशासन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। लेकिन 4 राज्य यानी कि जो छठी अनुसूची में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़ करके बाकी के जो राज्य हैं उसमें जो है प्रशासन से संबंधित है। और 10 राज्य जो है इसके अंतर्गत रखे गए हैं। छठी में वही है अनुसूची हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 हमने बताए हैं, वो इससे संबंधित है। ये भी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, बट इसमें 4 राज्य आते हैं और इसमें ये अलग राज्य आते हैं 10। इन 4 ये जो 4 जो हैं इसमें नहीं आते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसको एक ट्रिक से थोड़ा सा समझ लेंगे। 3-4 तक जो है बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि संघ राज्य बना। अनुसूची फर्स्ट में संघ राज्यों का वर्णन है। तो संघ राज्य यानी कि हमारा घर हो गया भाई, हम या ऐसे ही रहते हैं, राज्यों में ही तो रहते हैं। हमने हमारा घर बनाया। उसके बाद फिर सबसे पहले हम वेतन भत्ते पर आ गए कि वेतन भत्ता हमें मिलना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा पैसा है। तो जैसे ही हमारा घर बना हम पैसे के लिए सोचने लग गए। उसके बाद फिर हमने कहा कि हम शपथ लेकर के ठीक है तब काम धाम शुरू करेंगे, यानी कि राज्यसभा में जाएंगे और अपना काम जो भी हमारा काम है वो करेंगे। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य रखे गए हैं, उसका डबल कर दो। और छठी अनुसूची में 4 राज्य रखे गए हैं। इस दोनों ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ प्रश्न दे दिया गया और कोड दे दिए गए हैं, आंसर गायब है। आंसर है ही मतलब जो सेंटेंस हैं, सेंटेंस गायब हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न को उसी क्रम में लगाया जिस क्रम में वे भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हैं। संप्रभु, समाजवादी, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। कोड देखेंगे इसका। तो इसको देखेंगे कैसे, हम भारत के लोग क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, फिर उसके बाद क्या आता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या फिर लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। ये जो है प्रस्तावना को आप ऐसे ही पढ़ेंगे तभी इसको सीक्वेंस में लगा पाएंगे। तो हम भारत के लोग प्रभुत्व संप्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आ जाएगा। तो इनका सबका हो गया 1, 2, 5, 3, 4। तो क्या है, पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा और तीसरा। पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर किया है? किसने किया? हेरनी फेयोल ने किया है, या मेरी पी फॉलेट ने, या एल उर्विक ने, या पाल एच एप्लबी ने? किसने किया है ये?
तो ये पॉल एच एपलबी हैं, इन्होंने ही क्या है कि सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। समानता का अर्थ है व्यवहार और पुरस्कारों की पहचान। समानता का अर्थ है समान आय। समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। तो यही जो है सही राइट जो है कॉन्सेप्ट यही है समानता का, कि समानता का अर्थ है कि आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर का प्रावधान हो, कि सभी को अपने व्यक्तित्व को विकास करने के लिए अवसर मिले। यही जो है समानता का राइट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। किसी नए कानून का निर्माण, किसी नए कर का आरोपण, बजट का पास करना, संविधान संशोधन। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संविधान संशोधन के जो अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति संविधान संशोधन नहीं कर सकता है, ठीक है, ये संभव नहीं है। बाकी के काम जो जैसे नए कानून का निर्माण, किसी नए कर का आरोपण, बजट का पास करना, ये सारे काम जो है कर सकता है। और ये जो है अध्यादेश है साधारण विधियों की तरह मान्य होंगे, लेकिन इसे 6 माह में अनुमोदित करना आवश्यक हो जाता है। तो ये सारी बात रखेंगे। संविधान यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है। भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाती है और संसद संघ सूची पर कानून बनाती है। संसद तथा राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है। तो यही गलत है, समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों ने कानून बना दिया और एक ही विषय पर, तो संघ का कानून यानी केंद्र का कानून मान्य होगा। सिर्फ उस स्थिति में छोड़कर कि जिस स्थिति में ये राज्य की विधानमंडलें हैं अगर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लेती हैं, तब वहाँ पर राज्य का कानून जो है मान्य होगा। अदरवाइज संघ का ही कार्य अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली जाती है, नॉर्मल विधि बना दी जाती है, तो संघ का कानून मान्य होगा। और समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये सब चीज़ें भी फैक्चुअल भी देखते रहिए। ऑस्ट्रेलिया से अवधारणा ये ली गई है समवर्ती सूची की। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के गणतंत्रीय मत का तर्क है कि नागरिकों की पूर्ण और सक्रिय सहभागिता हो, प्रतियोगी हितों के बीच सामंजस्य और समझौता हो, सामान्य जन लोकतंत्र के वाहक हैं जिसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, सामान्य जन द्वारा किसी और को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर कौन सा राइट है। यहाँ पर जो है ए, यही जो है गणतंत्री मत का तर्क यही है कि नागरिकों की पूर्ण और सक्रिय सहभागिता हो लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छा, नीचे कूट भी दिए गए हैं, कूट भी देखने हैं हमको, कूट भी दिए गए हैं। तो कूट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि 4 तो कतई गलत है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ये तीनों सही हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है, यानी कि ऊपर के जो 1, 2, 3 ये ऑप्शन आपके राइट है और 4 तो अलग से ही दिख रहा है कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया। कौन सा किया गया, जोसेफ शुम्पीटर की बात हो रही है। संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोक जनतंत्र का सिद्धांत, विधिक लोकतंत्र का सिद्धांत, सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत। कौन सा जो है जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो जो संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत है यही इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनकी पुस्तक कौन सी है,
कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये इनकी पुस्तक है, यानी कि पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, ये इनकी पुस्तक है। पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, ये इनकी जो है पुस्तक है। और इसमें ये कहते हैं कि किसी भी शासन प्रणाली की पहचान उनकी संस्थाओं से की जाती है, ऐसा ये बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर से आपके पास जो है निर्णय सिद्धांत मॉडल है और अभिलक्षण है, सुमेलित करना है, कोट का प्रयोग करना है और आंसर को जो है इस पेज को छोटा करना है। चलिए देख लेते हैं। निर्णय सिद्धांत का मॉडल क्या है? तार्किक मॉडल है, संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल है, अधिकारी तंत्रीय राजनीतिक मॉडल है, व्यक्तिगत निर्णय निर्माण मॉडल है। अभिलक्षण की बात करें तो अभिलक्षण में क्या है? निर्णयकर्ता मानक प्रचालन प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। विदेश नीति, निर्णय विधि विविध सरकारी अभिकरणों के मध्य सौदेबाजी की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। तीसरा है निर्णयकर्ता प्रत्येक संभावित क्रिया की लागत और लाभ का परिकलन करने के बाद विकल्प का वर्णन करते हैं। चौथा है निर्णयकर्ता गलत प्रत्यक्षण अथवा वर्णनशील प्रत्यक्षण से ग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पर जो ये तार्किक मॉडल है, ये 3 इसका सही हो जाएगा। निर्णयकर्ता प्रत्येक संभावित क्रिया की लागत और लाभ का परिकलन करने के बाद विकल्प का वर्णन करते हैं। तार्किकता का यहाँ पर जो है यूज किया गया। यदि हम संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल की बात करें तो ये जो है निर्णयकर्ता मानक प्रचालन प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 1 कर देंगे। अधिकारी तंत्रीय राजनीतिक मॉडल की बात करते हैं तो विदेश नीति के निर्णय विविध सरकारी अभिकरणों के मध्य सौदेबाजी की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। तो ये अधिकारी तंत्रीय मॉडल राजनीतिक मॉडल से संबंधित है, यहाँ पर हम 2 कर देंगे। व्यक्तिगत निर्णय निर्माण मॉडल की बात करें तो ये जो है किससे संबंधित है? निर्णयकर्ता गलत प्रत्यक्षण अथवा वर्णनशील प्रत्यक्षण से ग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पर 4 कर देंगे। 3, 1, 2, 4। तो 3, 1, 2, 4 यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य शक्ति पर निम्नलिखित मतों में से कौन सा एक मार्क्सवादियों तथा उग्र नारी अधिकारवादियों से साझा नहीं है? कौन सा एक जो मार्क्सवादी और उग्र नारी जो अधिकारवादी हैं इनसे कौन सा एक साझा नहीं है? दोनों ही इससे इनकार करते हैं कि राज्य एक स्वायत्त सत्ता है। दोनों ही यही मानते हैं कि राज्य की विचारधारा को किसी समाज की शक्ति संरचना के संदर्भ में समझा जा सकता है। दोनों ही स्त्रीकरण की संस्थागत संरचनाओं पर आधारित हैं। दोनों ही समाज में शोषण तथा असमानता की संरचनाओं की अवस्थिति पर सहमत हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर इनका एक मेन कॉन्सेप्ट है कि ये जो है महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं और जो समाज में प्राकृतिक बंटवारे का माध्यम बनती हैं और शोषण का भी कारण बनती हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित उत्पादन के द्वारा नहीं, जो इसके द्वारा नहीं बल्कि प्रजनन क्रिया के माध्यम से समझा जा सकता है जो ये स्त्रीकरण है। तो इसी पर जो है संरचनाओं पर आधारित है। इस पे दोनों जो है साझा नहीं है, बाकी अन्य बातों पर ये साझा हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में नारी आंदोलन के इतिहास के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इसकी पहली लहर में 19वीं शताब्दी में शुरू होने वाले समाज सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का जन संगठन था। या 1950 और 1960 के ईस्वी 1950 और 1960 ईस्वी के बीच में नारी आंदोलन ने ऐसी राजनीतिक सक्रियता का पुनरुत्थान देखा जो पुरुष प्रधान व्यवस्था के विरुद्ध एक सामान्य मोर्चा विकसित करने पर केंद्रित था। अगला है 1960 के दशक में महिलाएं सामंतवाद विरोधी, पूंजीवाद विरोधी मुद्दों पर ग्रामीण, निर्धन और औद्योगिक श्रमिक वर्ग के अनेक आंदोलनों में सड़क पर उतर आईं। अगला है कि नारी आंदोलन का वर्तमान चरण सामाजिक परिवर्तन को नारी सशक्तिकरण की ओर अनुप्रेषित करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी है, यही जो है
नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा, हाँ ये नहीं पूछ रहा है तो यही नहीं है। इसमें क्या है कि जो 1960 के दशक में नारी आंदोलन का जो है ये उद्देश्य नहीं था कि वो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पर जो है अपना आघात करें या उसकी मतलब उस पर जो है उसका विरोध करें। हाँ, ये आगे चल कर के 70-80 के दशक में यह मुख्य केंद्र बिंदु बन गया था कि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पर केंद्रित हो गए थे इनके आंदोलन, और इनका विरोध बाद में हुआ था। लेकिन स्टार्टिंग में ये अपने पुनरुत्थान के लिए उठ खड़ी हुई थी, बट आंदोलन हुआ था उसमें आई थी, लेकिन इन्होंने पितृ सत्तात्मक व्यवस्था को वो नहीं बनाया था, टारगेट नहीं किया था उस समय तक। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संविदा के सिद्धांत की आधारिका नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछ रहा है। राजनीतिक बाध्यता के आधार को वस्तुनिष्ठता से निर्धारित किया जा सकता है यदि उसे संविदात्मक वचन से अनुरेखित किया जा सके। अगला है राजनीतिक बाध्यताएं वस्तुतः सुस्पष्ट संविदाओं से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है कोई राज्य उस सीमा तक वैध है जहाँ तक राजनीतिक बाध्यता को न्यायपूर्ण ठहराने के लिए संविदा की रचना की जा सके। अगला है मानव अधिकार प्राकृतिक नहीं है, उनका उद्भव सामाजिक संविधाओं और बाध्यताओं से होता है। तो यहाँ पर जो उपर्युक्त 3 सेंटेंस हैं ये सभी जो है सामाजिक संविधा से संबंधित हैं, सिद्धांत की आधारिका हैं। बट ये जो चौथा है यानी कि डी है, तो इसमें साफ देखो लिखा है कि मानव अधिकार प्राकृतिक नहीं है, जबकि लॉक ने माना है कि मानव अधिकार जो है प्राकृतिक है। और इसमें जो है इन्होंने जीवन स्वतंत्रता, समानता, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दिया है, और संपत्ति के अधिकार को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। तो यही ऑप्शन डी जो है यही नहीं होगा। और ये क्या कहे, इसमें कहा क्या जा रहा है कि मानव अधिकार प्राकृतिक नहीं है, उनका उद्भव सामाजिक संविधाओं और बाध्यताओं से होता है। तो ऐसा नहीं है, सामाजिक संविधा के पहले भी मानव अधिकार थे अकॉर्डिंग टू लॉक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है नहीं, इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था से सामान्यतया क्या अर्थित होता है। इतिहास का विशिष्ट युग जहाँ से राजनीतिक शासन प्रारंभ हुए, या पाक शासकीय राजनीतिक स्थिति जहाँ कोई अधिकार विद्यमान नहीं थे, या गृह युद्ध जैसी स्थिति जो किसी भी समय किसी भी राज्य में हो सकती है। और अगला है कि राजनीतिक शक्ति के अभाव में मानवता को स्थित अथवा राज्य के कूटोपाय के अभाव में सत्ता। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि राजनीतिक सिद्धांत में जो प्राकृतिक अवस्था का सामान्यता सभी में जो अर्थ निकलता है, अर्थित होता है, वो डी हो जाएगा कि यहाँ जो है राजनीतिक शक्ति के अभाव में मानवता को स्थित अथवा राज्य को कूटोपाय के अभाव में सत्ता, यानी कि वहाँ सत्ता का अभाव था, राजनीतिक शक्ति का अभाव था। ये सभी के उसमें देखा जाता है, चाहे वो किसी तरह का नेचर जो है स्वभाव व्यक्तियों का बता रहे हों। जैसे लॉक कहते हैं सहयोगी प्रेमी था, रूसो कहते हैं आदर्श बर्बर था, और हॉब्स कहते हैं कि मतलब वहाँ पर जो है भयावह स्थिति थी, युद्ध जैसी स्थिति वहाँ रहती थी, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा वातावरण था। लेकिन सभी का यही था कि वहाँ पर जो है एक राजनीतिक शक्ति और एक सत्ता का, अथॉरिटी का अभाव था। तो ये जो है सभी को अर्थित, सभी के लिए जो है ये एक सामान्य है जो सबके लिए अर्थित कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, लेनिन की लेखों के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेनेगेड कोटस्की, द वार एंड सेकेंड इंटरनेशनल। तो इनको जो है क्रम में लगाना है, लेनिन की आरोही क्रम में लगाना है। तो देखेंगे इनके सबसे पहले आई थी द वार एंड सेकेंड इंटरनेशनल, ये इसको हम फर्स्ट कर लेंगे। फिर आती है इनकी जो है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, तो कर लेंगे। उसके बाद जो है आती द प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन एंड रेनेगेड कोटस्की, तो इसको हम जो है 3 कर लेते हैं। और उसके बाद जो है आती है इनकी लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, इसको हम 4 कर लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है 4, 2, 3, 1, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या विधानसभा के अध्यक्ष। तो किसके सामने प्रस्तुत करता है? तो ये राज्यपाल के सामने जो है प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन जो है राज्यपाल को प्रस्तुत करता है और राज्यपाल उसको विधानमंडल में रखवाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? जॉन रॉल्स के अनुसार सामान्यतया न्याय के उनके कार्यविधिक सिद्धांत के संबंध में सक्रियात्मक संकल्पना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असमानता पर रॉल्स की स्थिति के सही वर्णन है? तो यहाँ असमानता के बारे में दिया गया है और आपको जो है सही निकालना है। इनके अनुसार असमानता अस्थायित्व और क्रांति का कारण होती अतः अस्वीकार्य है। दूसरा है असमानता मानवीय दैन्य, नैतिक अपकर्ष और भ्रष्टाचार का एकमात्र कारण है और इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। तीसरा ये कहते हैं कि असमानता का औचित्य ठहराया जा सकता है यदि वह समाज के निर्धनतम लोगों को उन्नयन का मार्ग दिखाती है, यानी कि उनका जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है और उनको सुविधाएं प्रदान कराती है। तो इसी को जो है अंतर सिद्धांत की तरह लिया जाता है। हमने आपको कई बार बताया है अंतर सिद्धांत कि वो असमानता मान्य होगी जिसमें कि जिस पॉलिसी से गरीबों को लाभ मिल रहा है, गरीबों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है, तो वो इस तरह की असमानता जो है मान्य होगी और इसको अंतर सिद्धांत, इसी को इन्होंने बोला है। ठीक है, अब हम देखेंगे बाकी की इनकी जो कथन है वो राइट है या नहीं है। तो यहाँ पर ये तीसरा सेंटेंस सही है रॉल्स के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। डी में सिर्फ तीसरा दिया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉल्स की पुस्तक कौन सी है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है और इसी में इन्होंने अपना ये न्याय संबंधी सिद्धांत दिया है। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का ये वर्णन करते हैं और इसमें बताते हैं कि न्याय सिद्धांत में चेन कनेक्शन का वर्णन बताते हैं कि जो चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी है उसको जो है मजबूत करना चाहिए, यानी कि जो समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त लोग हैं उनको अधिक लाभ मिलना चाहिए। ऐसा ये चेन कनेक्शन को वर्णित करते हुए और समाज के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको उसमें लाते हैं और बताते हैं कि उनकी जो है ऐसे हेल्प करनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो गया। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहवर्तनात्मक लोकतंत्र के अभिलक्षण हैं? मिलीजुली सरकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समानुपातिकता या फिर कार्यकारी और विधानसभा के बीच शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, सिर्फ 2 या 1, 3 या 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपके पहले दो सेंटेंस जो हैं उसके अभिलक्षण हैं किसके? सहवर्तनात्मक लोकतंत्र के। तो पहला और दूसरा ये दोनों सेंटेंस सही हैं कि जहाँ पर अनुपात के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व हो और मिलीजुली सरकार हो। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि लोकतंत्र का विमर्शी सिद्धांत किसके प्रति विरोध के रूप में उद्धत हुआ है? तर्कसंगत वर्ण सिद्धांत, बहुतंत्र, सुस्थापित लोकतंत्र में मतदाता उदासीनता या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी के विरोध में उद्धत हुआ है जो लोकतंत्र का विमर्शी सिद्धांत है। तो इसमें क्या है, मतदाता की उदासीनता नहीं बल्कि उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी बनना होता है। और ये कहता आम सहमति में जो है सब कुछ होना चाहिए, तो बहुतंत्र में वो संभव नहीं है। और तर्कसंगत वर्ण का सिद्धांत इसके भी विरोध में ये आया है। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक को राज्य को पूर्ण संप्रभुता के सिद्धांत के लिए खतरे के रूप में नहीं समझा जाता है? वैश्वीकरण और इसके प्रादेशिकतावाद के विविध रूप, क्षेत्रीय एकीकरण के संघ, वैश्विक वित्तीय संस्थान, पार राष्ट्रीय निगम। तो जो क्षेत्रीय एकीकरण संघ है यही जो है संप्रभुता के, किसी राज्य की संप्रभुता के लिए सिद्धांत नहीं समझा जाएगा, जो संप्रभुता के लिए खतरा नहीं समझा जाएगा। किसी राज्य की संप्रभुता के लिए खतरा नहीं होगा किसी क्षेत्रीय एकीकरण के संघ से। बाकी ये जो है इससे भी, और वैश्विक वित्तीय संस्थान, पार राष्ट्रीय निगम, इन सब से क्या है, जो किसी राज्य की संप्रभुता में कमी आती है तो उसको एक खतरे के रूप में देखा जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह एवं विदेशी दोनों में अन्य अभिकरणों के साथ अपने संबंधों में स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस द्वारा विशेषीकृत है? कौन सा है? स्वाधीनता, अधिकार, संप्रभुता, प्राधिकार, कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा संप्रभुता हो जाएगा। संप्रभुता क्या है? एक ऐसी शक्ति, सर्वोच्च शक्ति मानी गई है जो आंतरिक तथा बाह्य दोनों मुद्दों पर स्वतंत्र होती है। और जो ह्यूगो ग्रोशियस हैं ये बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादन करते हैं, और जबकि आंतरिक संप्रभुता का प्रतिपादक कौन? गार्नर करते हैं। ठीक है, जो बाह्य संप्रभुता है वह ये कौन करता है? ये ग्रोशियस करते हैं, ह्यूगो ग्रोशियस हैं, ये ग्रोशियस ये करते हैं। जबकि अगर हम आंतरिक की बात करें तो ये कौन करते हैं? गार्नर करते हैं। ठीक है, ये गार्नर करते हैं। और आंतरिक संप्रभुता का क्या मतलब होता है कि किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति, यानी कि उसको जो है सभी फॉलो करें, ये आंतरिक हो गया। तो आंतरिक समझौता किसी निश्चित भूभाग यानी किसी राज्य के अंदर कानून और विधियों को फॉलो करना, बनाना, ये है संप्रभुता। जबकि ह्यूगो ग्रोशियस जो बाह्य संप्रभुता के प्रतिपादक हैं और ये कहते हैं कि प्रत्येक देश अपने संबंध निर्धारण के मसले पर सर्वोच्च तथा स्वतंत्र है, समान है, यानी कि सर्वोच्च स्वतंत्र तथा समान है। अपने जो ये विदेश मसले हैं, कह सकते हैं आप इनको, कि अपने संबंध निर्धारण के मसलों पर सर्वोच्च है, यानी कि वो संप्रभु है। तो ये बाहरी के हैं, ये आंतरिक के हैं। और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो ठीक है, आज के क्वेश्चन हमारे इतने यहीं पर कंप्लीट हुए। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। यदि अभी तक नहीं किया है तो नहीं करेंगे तो कैसे हमारी वीडियोस आपको मिलेंगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे उतना आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सब कुछ दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस का। और ऐसे ही चैनल अगर आगे जाता है, बढ़ता है, तो और भी सब्जेक्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग के कमेंट आते हैं, मैम हिस्ट्री का भी कंटेंट दीजिए और बायोलॉजी का भी दे दीजिए। तो इसके लिए अलग अलग टीचर रखने होंगे। मैं कुछ सब्जेक्ट तो मैं ले सकती हूँ, बट एक ही सब्जेक्ट मेरे लिए काफ़ी हो जाता है देने के लिए। मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, तो वहाँ से मेरे एक ही सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। मैं हिस्ट्री वगैरह, इंग्लिश, ये सब चीज़ें दे सकती हूँ, हिंदी, बट ये क्या है कि एक ही के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। तो जितना जो है चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा हम टीचर रख करके आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और जितना ज़्यादा चैनल आगे जाएगा उतना क्वालिटी रहेगी, जो वीडियोस होंगे, जो टीचिंग होगा उसमें क्वालिटी होगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज से ही क्वालिटी आती है, ये तो आप भी समझते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाकर अपना दायित्व पूरा कर दिया है। अब आपका दायित्व है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं भी दोस्तों से, लाइक करें, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे और आप सभी को धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।